नमस्कार साथियों, ट्रिक वाले इस डिजिटल मंच पर मैं आपका हिंदी मित्र नरेश गोयल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं अपन अगले पड़ाव की ओर। देखिए, पिछला जो पड़ाव था वो हमने किया था मुहावरों का, जो लगभग 200-250 अपन ने लगभग 200-250 का 300 के करीब मुहावरे किए थे। अब आता है दोस्तों अपन का अगला पार्ट है जो है लोकोक्ति। क्या है? लोकोक्ति है दोस्तों। और इसके बारे में अपने पहले ही बताया है कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। जब हमने मुहावरा का पार्ट शुरू किया था उस समय मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि दोस्तों लोकोक्ति क्या होती है। वापस से इसको देखिए। लोकोक्ति का जो अर्थ है दोस्तों वो है लोक धन उक्ति। देखिए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? लोक में प्रचलित वह कथन अथवा उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। क्योंकि दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, लोक अनुभव पर आधारित हो। टोटली अगर हम बात करें समग्र रूप से तो ये लोग का क्या होता है? अनुभव होता है। कोई ना कोई घटना घटित हुई है, उसको देखकर उन्होंने एक पंक्ति का निर्माण किया, एक उक्ति का निर्माण किया है। वही आपकी क्या कहलाएगी? लोकोक्ति। लोकोक्ति किसी कहानी अथवा किसी चिर सत्य के आधार पर बने हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है। हमेशा ध्यान रखना कि लोकोक्ति आपका पूर्ण वाक्य होगा, जबकि मुहावरा उसका क्या होता है? अंश होता है। इसमें जीवन का विस्तृत अनुभव समाविष्ट होता है, अर्थात इसमें गागर में सागर जैसा भाव रहता है। लोकोक्ति स्वयं में पूरा वाक्य होती है, ये ध्यान रखना, जबकि मुहावरा पूरा वाक्य नहीं होता। इसलिए इसका वाक्य प्रयोग किसी सामान्य कथन के बाद ही होता है। क्या होता है? किसी सामान्य कथन के बाद होता है। यह सदैव किसी अन्य वाक्य की सहचरी बनकर प्रयुक्त होती है, अर्थात अलग वाक्य होते हुए भी यह इस तरह अभिन्न रूप से पूर्व वाक्य से जुड़ी रहती हैं कि इनके बीच अनिवार्य एवं घनिष्ठ संबंध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकोक्तियाँ लोक अनुभव पर आधारित हैं। वे वाक्य अथवा उपवाक्य जिनमें कथन भाव की पूर्णता विद्यमान होने के साथ साथ व्यंजना शक्ति की प्रधानता होती है। ये सबसे मुख्य पॉइंट है, ध्यान रखना। कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग इसमें आपको देखने को मिलेगा, और जिनका प्रयोग किसी परिस्थिति की स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम देखें, यहाँ आप ध्यानपूर्वक देख सकते हो, यहाँ हमने लोकोक्तियों का प्रयोग जो कि वही अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग है, ध्यान से, क्योंकि लोकोक्ति बहुत मुहावरों के होने से लोकोक्ति जल्दी समझ में आती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ की उक्ति है, सीधी सी बात है। जैसे दोस्तों यहाँ पॉइंट दिया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या कहा है? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जिसका अर्थ है दोस्तों कि अकेला आदमी बड़ा कार्य नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी कार्य जो हम करते हैं, अगर वो समूह में यानी कि संगठन में, कहते हैं ना, शक्ति होती है। इसीलिए देखिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई मतलब नया काम करता है अलग ही रूप से, लेकिन वो प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है दोस्तों, तब कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अर्थात अकेला आदमी बड़ा कार्य तो कर सकता है, लेकिन एक बड़ा कार्य वो अकेला आदमी नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अधजल गगरी छलकत जाए। क्या कहा है? अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात ओछा बोले तो अयोग्य व्यक्ति अधिक इतराता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, केवल थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, जब वो थोड़ा ज्ञान होता है और वो इस ज्ञान के मार्फत ज़्यादा उछलने का काम करता है, तब ये बात कही जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। क्योंकि ओछा व्यक्ति हमेशा क्या करेगा? इतराने का काम ज़्यादा करेगा। और आज का समय ही दोस्तों
इस प्रकार का हो गया है कि व्यक्ति काम करते हुए भी अपने इस रूप को प्राप्त करने के लिए सक्षम रहता है। तो ओछे व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ओछे व्यक्ति यानी कि अयोग्य व्यक्ति हमेशा इतराने का काम करता है। अगला देखो है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे, यानी कि तात्पर्य यह है दोस्तों कि स्वार्थी व्यक्ति अधिकार मिलने पर अपनों का ही भला करता है। क्या कहता है, जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं ना दोस्तों, जो स्वार्थ में है, वो हमेशा अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसी स्थिति में वो अपने ही लोगों का भला करने का सोचेगा, अन्य लोगों का भला करने को नहीं सोचेगा। तब ये लोकोक्ति बनी कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंधी पीसे कुत्ता खाए। क्या कहा है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, अर्थात भूखों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं। ध्यान रखना, भूखों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं। तो देखो ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो मेहनत तो खूब करते हैं लेकिन है एक नंबर के भूखे। अब उन्होंने कार्य तो बहुत मेहनत का किया है, एकत्रित किया है पैसे, धन लाभ, लेकिन उसका लाभ वो स्वयं नहीं उठा पाते क्योंकि भूख है। उसका लाभ कोई अन्य उठाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अंधा पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीसे और कुत्ता खाए, क्योंकि अंधे की जो पिसाई है उसे स्वयं तो मिलती नहीं है, कोई अन्य लाभ उठाता है। इसलिए मेहनत कोई करता है, मेहनत करने वाला उस मेहनत का लाभ नहीं उठा पाता है, दूसरा उठाता है। तब कहते हैं कि अंधी पीसे कुत्ता खाए। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये बहुत शानदार है दोस्तों कि अयोग्य को किसी अच्छी वस्तु का सहज ही में मिल जाना, उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अयोग्य को किसी अच्छी वस्तु का सहज ही में मिल जाना। दोस्तों देखिए, कई बार कंडीशन ऐसी होती है जो उसके योग्य भी नहीं है, मतलब ये समझ लो उसका 10% भी उसमें योग्यता नहीं, लेकिन उसको वो चीज़ मिल जाती है। तब कहा जाता है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, क्योंकि दोस्तों जो योग्यता उसके लिए होनी चाहिए उस योग्यता की उसमें क्या है, भारी कमी है। तो देखें दोस्तों, अंधों में काना राजा। देखिए ये बहुत ही सटीक है आपके कि अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा की जब मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें पॉइंट आता है आपका कि तो दोस्तों अर्थ होता है कि मूर्खों में अल्पज्ञ, अल्प का अर्थ होता है कम, ज्ञ बोले तो जानने वाला। तो मूर्खों में जो कम जानने वाला भी होता है ना, वो भी क्या समझा जाता है, बुद्धिमान समझा जाता है। तब कहते हैं अंधों में काना राजा। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि यदि किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर एक लेटर आया और लेटर पढ़ने वाला कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर कोई चौथी पांचवी जो मतलब टूटता ही लेटर पढ़ ले, तो ध्यान रखना उसकी इतनी प्रशंसा होती है कि अरे भाई साहब ये तो पत्र जानने वाला ज्ञाता है, बहुत बड़ा, देखो कितने इसको शब्द याद रहते हैं। तो उसमें स्थिति में क्या कहेंगे, अंधों में काना राजा। जैसे देखिए दोस्तों अपने यहाँ क्षेत्र के अंदर, जैसे मैं अगर बात करूँ कि ग्रामीण परिवेश में पहले अगर कोई टाई बांधने वाला होता था ना, टाई की नेक बांधने वाला, तो भाई साहब उससे इतना सम्मान दिया जाता था जिसकी कोई हद नहीं। और इसके विपरीत अगर शहरी क्षेत्र में अगर किसी को धोती बांधना आता है, धोती पहनना, कभी कभी ट्रेडिशनल लुक के अंतर्गत आ जाते हैं, तो जब वो धोती पहनता है तो कहते हो यार बहुत बड़ा ब्रिलियंट है यार, धोती पहनना जानता है। ये पता नहीं है कि ये वहाँ का एक आम क्रिया है, और टाई की बांधना ये शहरों में आम बात है। अगला देखिए, अंधेरी नगरी चौपट राजा।
अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी कि अजागरूक जनता होगी तो कुप्रशासन ही होगा। क्योंकि दोस्तों जनता ही अगर जागरूक नहीं है तो वहाँ की जो शासन पद्धति होगी वो क्या होगी, बुरी पद्धति होगी। और जब ऐसी स्थिति होती है तो कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जहाँ की जनता ही जागरूक नहीं है, क्योंकि देखिए देश की प्रतिष्ठा उसी में होती है जब उसकी जनता क्या होती है, जागरूक होती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जनता का जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। अगर जनता ही जागरूक नहीं है तो वहाँ का शासन भी आपका अच्छा नहीं होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट शीट पर अपन चल रहे हैं। नेक्स्ट शीट आपके सामने आ चुकी है दोस्तों, वो है अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। तो देखो दोस्तों इसका अर्थ होता है एकता का अभाव, यानी कि मनमानी करना। और जहाँ दोस्तों मनमानी की बात होगी तो वहाँ अपन ये कह सकते हैं कि दोस्तों किसी एक मत का होना बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए असंभव है। एक मत होना तभी संभव होगा जहाँ पर जो सहभागिता है वो समान होगी। और जब सहभागिता समान रूप से नहीं होती है तब ये लोकोक्ति बनी है अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। क्या है, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, अर्थात एकता का अभाव। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, कोई कहता है कि इसमें वो चीज़ सही है। अरे पहले एक मत तो हो जाओ। जब आपके अंदर ही एकता का अभाव है तो दूसरे लोग तो उसका फल का आनंद लेंगे ही। चलिए दोस्तों मनमानी करना सही नहीं होता है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी अर्थात स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर अपन देखें तो अपनी स्वयं की जो मेहनत होगी वही अपने लिए हित में होगी, अन्यथा हित में नहीं होगी। अगर हम चाहें कि यार देखते हैं एग्ज़ाम के समय थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेंगे, समय और ज़्यादा दे देंगे, बट दोस्तों ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखो हम केवल सोचते कर नहीं रहे हैं। क्योंकि जब हम स्वयं करने लगेंगे कि भाई अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमने यूनिट वाइज किया, फिर पता चला अरे यार अपने पास तो बहुत कम समय, हमने भारी गलती कर दी, चलो देर आए दुरुस्त आए, रात दिन एक करेंगे। और दोस्तों रात दिन एक तब होगा जब आप इसमें स्वयं क्रियाशील होंगे, कहने से नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी करनी पार उतारनी अर्थात अपना स्वयं का ही परिश्रम क्या आएगा, काम आएगा, कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। क्या कहा, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो देखिए दोस्तों अपने क्षेत्र में तो सब जोर बताते ही, क्योंकि उसे पता है क्षेत्र अपना है। कहते हैं ना गली का कुत्ता भी क्या हो जाता है, शेर बन जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, शेर शेर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है। शेर चाहे किसी भी गली में होगा वो अपनी दहाड़ नहीं भूलेगा। लेकिन दोस्तों जब आपको ये लगता है कि यार अपने गली के अंदर सब अपने लोग हैं यार, यहाँ थोड़ा सा बल का प्रयोग ताकत का करेंगे, अगर कुछ कमी भी रहेगी तो गली वाले सारे अपने पास आ जाएंगे, अपने हित में है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि अपनी गली में कुत्ता भी क्या बनता है, शेर होता है। अगला देखिए, देखो इसमें अगर मैं एक बात कहूँ, जैसे कि अभी जो कई युद्धों के माहौल जो छिड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत अपन कई बार ये भी देखते हैं कि फलाना कहता है कि हमारे यहाँ आके तो देखो, फिर हम बताते हैं हम क्या चीज़ हैं। अरे तो और जब वो आते हैं ना, जैसे कि भारत बब्बर शेर है, अभी ध्यान रखना पाकिस्तान जो अपना किसी और की सहायता से अपना फन फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो ध्यान रखना तू भले ही अपनी गली में अपने आप को शेर समझ रहा हो, लेकिन भारत एक बब्बर शेर है, कहीं पे भी जाएगा तो वो बब्बर शेर की बात ही रहेगा। चलिए दोस्तों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत,
ध्यान रखना दोस्तों कि अवसर बीत जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। क्या कहा? अब पछताए होवत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ध्यान रखना कि अब पछताने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अवसर बीत जाने के बाद पछताना क्या है? व्यर्थ है। दोस्तों कमर कस लो, हो जाओ तैयार, क्योंकि जो एग्ज़ाम तुम्हारे सामने है उसका आपको क्या करना है? पूरी तैयारी करनी है। और पूरी तैयारी तभी होगी दोस्तों जब आप इसके लिए पूर्ण रूप से क्या हो जाओगे? तत्पर हो जाओगे, तो ये मामला बैठेगा दोस्तों, अन्यथा बैठने वाला नहीं है। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि दोस्तों हम कह रहे हैं कल से अपन तैयारी शुरू कर रहे हैं, परसों से करेंगे, आज से करेंगे, तैयारी अभी शुरू नहीं हो रही है। और फिर जैसे एग्ज़ाम आ जाते हैं फिर सोचते हैं अरे यार अब कहाँ जाए, क्या करें। तब कहते हैं कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट, अहिरन सात गडरिया, नाचे भेड़ी खाए श्यार। यानी कि अपनी परिस्थिति को ठीक से समझे बिना दूसरों की देखा देखी सास करने पर क्या होती है? हानि होती है। क्योंकि देखिए क्या कहा? अपनी परिस्थिति को ठीक से समझे बिना दूसरों की देखा देखी सास करने में क्या होती है? हानि होती है। क्योंकि दोस्तों हमने कई बार देखा है कि जो व्यक्ति होते हैं ना, वो दूसरों की देखा देखी में क्या करते हैं? मारवाड़ी में कहते हैं ओडा ओड गोडा फोड़े। कई बड़े ओडा ओड गोडा फोड़े। अगला देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं अरिन सन गडरिया नाचे भेड़ी खाए श्यार। देखो भेड़ी खाए श्यार, श्यार क्या करता है? खाने का काम करता है। किसको? भेड़ को। क्योंकि दूसरों की देखा देखी में दोस्तों आप ये ना सोचें कि मैं भी उसके जैसा कर पाऊंगा, नहीं, इससे आपको हार ही मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि अपना जो मतलब मेहनत है वो अपने काम आएगी, दूसरों की मेहनत दूसरों के काम आएगी। उसकी देखा देखी में हमें उसकी तरह नहीं चलना है। अगला, आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। क्या कहा? आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। अर्थात विरक्त व्यक्ति के मन में किसी के भी प्रति लगाव नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों उसे क्या लेना देना है यार, वो तो एक फकीर है, ना उसका कोई घर है, ना कोई बार है, ना पत्नी है, ना बच्चे है, ना माँ है, ना बाप है। किसके लिए वो कमाए, किसके लिए छोड़े? तो ऐसी स्थिति के अंदर उसने ये लोकोक्ति कही है कि आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूंक। वो अपने झोंपड़े को भी फूंक देता है तो भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जो विरक्त व्यक्ति होते हैं, जैसे साधु अपन कहते हैं, अब साधु के मन में काहे की मोह माया है, ये बताओ। अगला देखिए, आंख का अंधा नाम है नयन सुख। यानी कि दोस्तों जब गुणों के विपरीत नाम होता है, क्या होता है? गुणों के विपरीत नाम होता है, तब अपन कहते हैं आंख का अंधा नाम नयन सुख। देखो दोस्तों, यदि आंखों की रोशनी नहीं है, आंखों से वो अंधा है, फिर भी वो नैनों का सुख भोग रहा है, तो सीधा सा पता चल रहा है कि इसके पीछे कोई न कोई विशेष घटना है या व्यंजना की गई है। क्योंकि देखो गुणों के विपरीत अगर नाम होता है, क्या कहा? गुणों के विपरीत नाम होता है, तब ये बात कहा जाता है आंखों से अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा गांठ का पूरा। आंख का तो है अंधा लेकिन गांठ का है पूरा, यानी कि मूर्ख किंतु मालदार। भली आंख का अंधा गांठ का पूरा हो भाई। जैसे कि कई ऐसे लोग हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं, लेकिन वो अपने पूछते नहीं पैसों पर, जो उनके पूर्वजों के द्वारा जो प्रतिष्ठा प्राप्त है दोस्तों, उस प्रतिष्ठा पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको कहते हैं आंख का अंधा और गांठ का पूरा। मूर्ख है किंतु है क्या? मालदार है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये लीजिए अगली कड़ी आपके सामने आ चुकी है
और इस कड़ी को अपन देखते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि आगे कुआं पीछे खाए। देखिए दोस्तों, जब सब ओर से विपत्ति में फंस जाता है, यानी कि जब दोनों ओर से वो क्या होता है, विपत्ति में फंस जाता है। विपत्ति में फंस जाता है दोस्तों, तब उसके लिए ये पॉइंट आता है कि आगे कुआं पीछे खाए। देखिए दोस्तों, अब कंडीशन कई बार अपन खुद स्वयं देखते हैं कि जब अपन किसी विपत्ति में फंस जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लॉकडाउन, कई लोग बाहर थे और पूरा लॉकडाउन लग गया, अब आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो। अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति किसी दूसरे के यहाँ है, अब वो बाहर निकले तो भी मरे, और वो अंदर हैं तो औरों के यहाँ है। दोस्तों, स्थिति ऐसी है कि वो खुद भी क्या खाएं, इसको भी क्या खिलाएं। तो उसके लिए तो देखो, आगे कुआं पीछे खाई, बाहर निकले तो भी मरे, अंदर रहे तो भी मरे, क्योंकि जहाँ वहाँ राशन पानी समाप्त हो गया। युद्ध की स्थिति होती है, हम युद्ध को छोड़ के जा रहे हैं, पता चला कि अरे जिस ओर हम भाग रहे वहीं गोले फंस रहे हैं, तो चारों ओर क्या है, विपत्ति विपत्ति होती है। तब कहते हैं आगे कुआं पीछे खाए। नेक्स्ट देखो, आगे नात ना पीछे पगहा, यानी कि जब पूर्णतः अनियंत्रित होना, पूर्णतः क्या होना, अनियंत्रित होना, तो उसके लिए होता है आगे नात ना पीछे पगहा। आगे नात ना पीछे पगहा अर्थात पूर्णतः अनियंत्रित होना। जब पूर्णतः अनियंत्रित हो जाती है तब ये पॉइंट आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है, आगे नात ना पीछे पगहा। नेक्स्ट दोस्तों,
तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट जो है कि आगे नाथ ना पीछे पगा, पूर्णतः अनियंत्रित होना। जब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाता है, जिस पर उस पर नियंत्रण नहीं रहता है, तब अपन ये लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि आगे नाथ ना पीछे पगहा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आटे के साथ धुन भी पिसता है, अर्थात दोषी के साथ निर्दोष का भी, निर्दोष को भी होता है दोस्तों, ये को कर दो आप, को भी दंडित होना। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप मिले हुए हो जो एक, ये समझ लीजिए कि 2 नंबर का काम करता है, तो अगर उसके साथ अगर आप रहते हो तो कभी ना कभी उसका जो दोष होगा वो तुम्हारे ऊपर भी मंड जाएगा। कई बार अपन कहते हैं ना कि जो लोग गंदे, हाँ ये ले लो आप, जो गंदे लोगों के साथ रहते हैं, जो उनके साथ उठक बैठक रहती है, तो दोस्तों भले ही वो गंदा नहीं है, लेकिन कभी ना कभी उसकी संगति का प्रभाव उसको देखने को मिलेगा। लोग यही कहेंगे भाई जब वो ऐसा आदमी है तो उसके दोस्त भी ऐसे ही होंगे। इसलिए कहते हैं कि आटे के साथ घुन भी पिसते हैं, अर्थात दोषी के साथ निर्दोष भी दंडित होते हैं। अगला देखो, आधा तीतर आधा बटेर, जिसका अर्थ होता है अमेल योग। जो अधन मेल, अ का अर्थ होता है नहीं, मेल, मेल बोल तो मिलना, जिसका मेल ही नहीं है उसका अगर योग करोगे तो उसके लिए लोकोक्ति होगी आधा तीतर आधा बटेर। नेक्स्ट देखो, आदि छोड़ सारी को धावे, आदि रहे ना सारी पावे, जिसको अपन कहते हैं लालच बुरी बल्ला है। तो दोस्तों लालच बुरी बल्ला के तो कई ऐसे अपने यहाँ कार्यक्रम, कई ऐसी कहानियाँ, ऐसे कहीं कथन, इतने कई कोटेशन जो हमें देखने को मिलते हैं लालच बुरी बल्ला है। उसी को कहते हैं दोस्तों कि जब आदि छोड़ सारी को धावे, आदि रहे ना सारी पावे। अगर आपको याद हो वो ग्रेडी डॉग वाली स्टोरी, एक लालची कुत्ता होता है जिसके कहीं से उससे कोई मांस का टुकड़ा मिल जाता है और वो उसे मांस के टुकड़े को अपने मुंह में दबाए निकलता है। रास्ते के अंदर एक छोटा सा पुल आता है और उस पुल को पार करते समय वो पानी में कुत्ता अपनी प्रतिबिंब को देखता है और उसको लगता है कि इसके अंदर भी एक कुत्ता है, उसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा है। अब वो चाहता है कि कुछ मेरे पास है, कुछ इसको भौंकूं और भौंकूंगा तो उसका भी मांस का टुकड़ा मैं प्राप्त कर लूँगा। और दोस्तों जैसे ही वो पानी के अंदर उस प्रतिबिंब यानी कि अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भौंकने का काम करता है, तो जैसे ही मुंह खोलता है जो मांस का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है, जो था वो भी उसके हाथ से निकल गया। तब कहते हैं लालच बुरी बल्ला है। इसी के तर्ज पर बनी कि आदि छोड़ सारी को धावे, उसने आधा टुकड़ा जो मुंह में था उसको छोड़ के उसने सोचा था पूरा ले लूँगा, तो क्या कहा, आदि रहे ना सारी पावे, ना आदि मिली ना कोई बात। लालच हमेशा क्या होता है, बुरी बल्ला है। आम के आम गुठलियों के दाम, तो किसी कार्य से जब दोहरा लाभ मिलता है, क्या मिलता है, दोहरा लाभ मिलता है, तब कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। यानी कि देखो आम का भी भुगतान हुआ है और जो गुठलियाँ बची थी उसका भी उसको भुगतान मिला है। तो जब दोहरा लाभ होता है तब ये कहा जाता है आम के आम और गुठलियों के दाम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि अपने उच्च उद्देश्य से भटक जाना। क्योंकि दोस्तों आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, जब आप अपने उच्च उद्देश्य से भटक जाते हो तब इस लोकोक्ति का क्या होता है, प्रयोग होता है। व्यक्ति आराम से अपना काम कर रहा था, सोचा कि अब बाहर चलता हूँ, 2 मिनट चाय पानी पी के आ जाता हूँ और काम क्या करना तो मुझे ये वापस आते ही फटाफट कार्य कर लूँगा। जैसे कई बार विद्यार्थी जीवन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, चलो 2 मिनट के लिए जाके चाय पानी पी के आ जाते हैं। अब वो बाहर तो निकल जाता है दोस्तों और वहाँ उसके दोस्त मिल जाते हैं और वो क्या करता है, बातों ही बातों में समय इतना निकल जाता है कि उसको आभास ही नहीं रहता है। इसलिए कहता आए तो थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इमली के पात पर दंड पेलना, अर्थात सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना।
क्योंकि दोस्तों इमली का पात यानी कि पत्ता, अगर आप इमली का पत्ता देखोगे तो बिल्कुल इतना सही होता है। उसके ऊपर आप दंड पेलना, बैठक उठक बैठक क्या होता है, दंड पेलना पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि बहुत ही कम साधनों से जब आप उस कार्य को करते हो तो उसके लिए होता है आपका सीमित साधनों से बड़ा कार्य करना। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ये लीजिए अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यारा है कि ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। देखिए दोस्तों, भाग्य के कारण सांसारिक भिन्नता बिल्कुल सटीक है दोस्तों, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण अपन देख सकते हैं कि एक ही मंडल है, एक ही पृथ्वी है, लेकिन देखो दोस्तों अपने खुद की जगह पे देखो, अपने से 100 मीटर की दूरी पर बारिश हो रही है और 100 मीटर की दूरी पर जहाँ हम खड़े हुआ एकदम सूखा है, एक बूंद भी नहीं गिरी। अब इससे अपन क्या कहेंगे? ईश्वर की माया कहेंगे। ईश्वर की क्या कहेंगे? माया कहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। कहीं धूप और कहीं छाया की बात करूं मैं दोस्तों तो ये प्रकृति का ही रूप है। देखते हैं कि कहीं बादली आ जाने से उसमें छाया हो जाती है और वहीं बादली हट जाती है या बादली से थोड़ा दूर जाते हैं तो आसमान से जो सूर्य की जो किरणें वो पृथ्वी पर टिक रही है, था जो धूप है, तब हम कहते हैं कि क्या बात है, ये तो भगवान की माया है, कटे धूप है कटे छाया है। अगला देखो, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ध्यान रखना, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो इसका अर्थ होता है कि निर्लज को, किसको? निर्लज। निर्लज का अर्थ होता है बिना लज्जा के। निर्लज, बिना लज्जा को किसी बात की चिंता नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो लाज तो है ही नहीं। ये बताओ, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अपनी भाषा में कहें कि जो नकटे किस्म के व्यक्ति होते हैं उनका नाक चाहे कितना ही काटो वो कटने वाला नहीं है, उनको किसी बात की शर्म नहीं है। क्योंकि दोस्तों निर्लज का तो होता है बिना लाज के, किसी बात की उसको चिंता नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम एक ही लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अगला देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या कहा? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपना अपराध ना मानकर पूछने वाले पर हावी होना। नेचुरल बात है, जो खुद उसने अपराध किया उस अपराध का तो मतलब वो बात ही नहीं कर रहा है, नहीं मैंने तो ये किया ही नहीं, उन्होंने किया है, तब ये कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपना अपराध मानकर पूछने वाले पर ही हावी हो जाए। तू ही था, तूने कांड किया, फालतू में इसका नाम ले रहा है। तब ये लोग कहते हैं देख देख देख, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला देखो दोस्तों, ऊंची दुकान फीका पकवान। क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थात प्रदर्शन अधिक वास्तविकता कम। तो इसलिए कहते हैं ऊंची दुकान फीके। देखो उसमें क्या होता है दोस्तों, प्रदर्शन तो इतना खतरनाक होता है लेकिन वास्तविकता कम दिखती है। यानी अपन इसको कह सकते हैं कि भाई आडंबर। क्या कह सकते हैं? भाई आडंबर। दोस्तों भाई आडंबर की समानता अगर अपन देखें, वास्तविक यथार्थ को देखें तो मेन चीज़ यथार्थ होती है दोस्तों। तो जब ये अनमेल होते हैं तब ये कहा जाता है ऊंची दुकान फीके पकवान। कई बार अपन देखते हैं कि अपन मॉल्स के अंदर जाते हैं जहां दोस्तों आपको 1 रुपया भी कम करने की अनुमति नहीं होती है, चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी है वो ये है। क्यों? क्योंकि मॉल्स में आप ऐसी स्थिति में आप भी उसके पक्ष विपक्ष में नहीं कह सकते हो, ये ध्यान रख लेना, ये फैक्ट बात है। अगर आप सोचते हो कि यार मैं जाऊँ उनमें कह दूँ यार 500 का माल 200 में दे दे, नहीं, तो ऐसी स्थिति में माल भी वो कोई खास नहीं था, तब अपन के मुंह से स्वतः ही निकल जाता है कि यार ऊंची दुकान और फीके पकवान। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ऊंट किस करवट बैठता है। ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि परिणाम में निश्चितता का अभाव होना। क्योंकि दोस्तों ऊंट जो होता है वो 2 ही बार बैठता है,
और जब वो बैठे तो कौन सी करवट से बैठेगा कोई पता नहीं। यानी कि जब परिणाम में निश्चितता का अभाव होता है, भाई हो भी सकता है, इतना बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, निश्चितता का क्या है, अभाव। तो ऐसी स्थिति में हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये पॉइंट होता है आपका। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। जब परिणाम में निश्चितता का अभाव होता है तब अपन ये कहते हैं। अगला देखो पॉइंट बहुत ही शानदार है दोस्तों, ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत शानदार पॉइंट है और ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जाता है और विद्यार्थी इसमें क्या हो जाता है, भ्रमित हो जाता है कि ऊंट के मुंह में जीरा होने का तात्पर्य क्या है। देखो, आवश्यकता अधिक, पूर्ति बहुत कम, क्योंकि ये दो पॉइंट होते हैं, जैसे एक अनार 100 बीमार। अब ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि आवश्यकता अधिक है बट पूर्ति क्या है, बहुत ही कम। और एक अनार 100 बीमार आगे आएगा, यानी वस्तु एक लेकिन चाहने वाले अधिक, वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। जैसे कि अपन देख सकते हैं कि बेरोजगारों की भीड़ दोस्तों इतनी है, बेरोजगारों की भीड़ दोस्तों इतनी है कि 25 लाख बेरोजगार बैठे हैं और भर्ती निकाली 500 की। कितनी निकाली? केवल 500 की। चलो 500 से बढ़ा लूँ 5000 की। तो दोस्तों आवश्यकता अधिक है बट पूर्ति बहुत ही कम है, ऊंट के मुंह में जीरा। अगला देखिए दोस्तों, ऊंट की चोरी झुके झुके निठरे निठरे, अर्थात छिपकर बुरे काम करने का प्रयत्न। यार दोस्तों आपको स्वयं को पता है ऊंट को छोटा तो होता नहीं है। अब ऊंट की चोरी अगर आप झुके झुके करोगे तो ऊंट की चोरी यानी ऊंट को ले जा रहे हो चोरी चुपके से, झुककर अगर उसको ले जाओगे तो ऊंट थोड़ी झुक पाएगा, वो तो दिखेगा ही। यानी कि छिपकर बुरे काम करने का क्या करना, प्रयत्न। छिपकर बुरे काम का, ठीक है, का प्रयत्न करने आपका क्या कहलाता है, ऊंट की चोरी झुके झुके अर्थात निठरे निठरे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, औधों का लेना ना माधो का देना, अर्थात किसी से कोई मतलब नहीं होना। क्यों उद्धों से लूं और माधो को दूं, क्यों किसी से कोई चीज़ उधार लूं और समय आने पर जब वो वापस मांगे तो उसको दूं, ना तो लूँगा ना ही दूंगा। यानी कि मैं किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं भला मेरी वस्तु भली। ना मैं उस वस्तु को किसी को देने का प्रयास करूँगा, ना किसी से लेने की बात करूँगा। तब ये लोकोक्ति आती है, ना उद्धों का लेना ना माधो का देना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये आपके सामने आ चुकी है। ये देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ध्यान रखना, ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता अधिक पूर्ति कम, लेकिन एक अनार 100 बीमार। वस्तु कम है और चाहने वाले क्या हैं, अधिक है दोस्तों। वस्तु तो क्या है, कम है और चाहने वाले अधिक है। जैसे कि हमारे जो अनुदेशक हैं जिनका नाम है भोमाराम चौधरी, भोमाराम चौधरी जो मूलतः हैं, ध्यान रखना मैं थोड़ा सा परिचय आपका करवा देता हूँ, हालांकि वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। भोमाराम चौधरी का जो गांव है दोस्तों वो है पोपावास, और पोपावास में मैं आपको बता देता हूँ जो चने की खेती होती है बहुत शानदार होती है। तो हमने भी भोमाराम जी को कह दिया यार कभी कभी यार चने वने तो हमें ही खिला दो यार। मेरे जैसे 20 लोगों ने कह दिया उनको क्या भोमसा ओढ़ा खड़ाना है, भोमसा ओढ़ा खड़ा। भोमसा ने कहा हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भोमसा गए हुए गाँव और वहाँ से ईमानदारी की बात है एक थैली के अंदर, इतनी सी थैली थी, उसके अंदर होड़े डाल के लाए और 20 व्यक्तियों के बीच में लाके रख दिया, लो साहब होड़ा जिमो। तो यहाँ अपन देख सकते हैं 20 व्यक्ति बैठे, होड़े कितने हैं, इतने से एक मुट्ठी होंगे, ये समझ लो। अब देखो चाहने वाले 20 हैं लेकिन पूर्ति इतनी सी है, वस्तु कम है
लेकिन उसको चाहने वाले क्या है, अधिक है। तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे भोमसा को, क्या भोमसा यार, इतना क्या लेके आ गए, इतना तो क्या, इतना मतलब बहुत पूरी मोहल्ला को खिला दोगे आप इससे। तो व्यंग्य कैसा है, क्योंकि हमने पहले कहा है कि लोकोक्ति में व्यंजना होगी, अर्थात इनको खाने वालों की जो चाहने वाले तो ज़्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति थोड़ी सी है। तब हम कहेंगे भोमसा, एक अनार 100 बीमार। उसी प्रकार से देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है, प्रिय वस्तु चाहने वाले अधिक है लेकिन वो है ही कम। अगला देखिए, 1 और 1 11 होते हैं, अर्थात दोस्तों संगठन में बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखें, यदि परिवार संयुक्त रूप से है तो दोस्तों उसको तोड़ने का प्रयास भले ही कितना ही करो वो टूटने वाला नहीं है। क्योंकि 1 और 1 क्या होते हैं, 11, अर्थात संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर घर का एक भी सदस्य बिखर जाता है तो उस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। तो चलता है दोस्तों अगले पड़ाव की ओर। 1 चुप 100 को हरावे, यानी कि मौन रहने से झगड़ा शांत हो जाता है। ये भी बात बहुत बढ़िया दोस्तों, जब तू मैं अधिक होने लगे तब अगर एक व्यक्ति शांति धारण कर ले, क्या कर ले, चुप्पी साध ले, तो दोस्तों जो बढ़ने वाला झगड़ा है वो स्वतः ही शांत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक पंक्ति बोलोगे तो सामने वाला 2 पंक्ति बोलेगा, वापस आप क्रोध में आकर, आवेश में आकर उसको भला बुरा कहोगे तो वो भी चुप बैठने वाला कहाँ है, वो भी क्या करेगा, आपको, आपके परिवार के प्रति, आपके रिश्तों के प्रति अंगुली उठाएगा। इससे झगड़ा बढ़ता जाएगा और दोस्तों स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि दोनों एक दूसरे को चोटिला भी कर सकते हैं, यहाँ तक मारने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन समझदारी वही होती है, अगर ज़्यादा तू मैं हो रही है, चुप हो जाओ, बोलता रहे। जब वापस से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, शांत। तो ऐसी स्थिति में जब आप मौन रहते हो तो झगड़ा ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। नेक्स्ट देखो, 1 तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी कि एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ना। देखो दोस्तों अगर आप ध्यानपूर्वक देखो तो नीम और करेला दोनों का देखो आप, नीम भी होता है खारा, करेला भी क्या होता है, खारा होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई कांड कर लेता है, सपोज कीजिए, और उसके बाद में वो एक कांड उसी की तरह और कर लेगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे, एक तो करेला ने एक नीम चढ़ाई, अर्थात एक तो दोष था ही, दूसरा दोष का भी उसके साथ जुड़ जाना। तो देखिए दोस्तों, नौकरी की चाहत के लिए तो अपन शहर की तरफ रुख करते हैं और यहाँ आने के बाद दोस्तों मेहनत तो अपने अंदर कूट कूट के भरी है, लेकिन नौकरी मिले तब ना। और इसकी जगह हम अगर चोरी डकैती का काम, किसी को लूटने का काम कर लेते हैं, फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो एक तो वैसे ही बदनामी यहाँ हुई और परिवार यानी कि अपने रिश्तेदारों में भी बदनामी और होगी। तो एक तो दोष था ही और दूसरा दोष ये भी लग गया, तो उसको लिए कहते हैं एक तो करेला ने एक नीम चढ़ा। 1 पंथ 2 काज, यानी कि एक प्रयत्न से 2 कार्य क्या हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। दोस्तों चौधरी साहब रोज कह रहे थे, गुरुजी कभी तो जयपुर आओ, कभी तो जयपुर आओ। मैंने कहा आएंगे, आप बिल्कुल आएंगे, आप इतना आदर से हमें याद करो तो हम क्यों नहीं आएंगे। फिर एक दिन हमारा जयपुर जाने का कार्यक्रम हुआ यूँ कि उस समय हमारा कोई एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम का जो सेंटर आया था वो कहाँ आया, जयपुर आया। तो हमने कहा अरे वाह, अब तो आनंद आ गया, जाना हमको वैसे ही जयपुर ही है, और जयपुर जाएंगे तो चौधरी साहब से भी मुलाकात हो जाएगी। 1 पंथ 2 काज, यानी कि एक प्रयास में ही आपके 2 कार्य क्या हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। तो उसके लिए होता है दोस्तों 1 पंथ 2 काज। देखो अगला क्या है, 1 मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा, यानी कि मैं कहूँ आपको बहुत ही शानदार तरीके से इसका प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। क्या कहा उन्होंने, 1 मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, अर्थात एक बदनाम व्यक्ति सारे परिवार व गांव को क्या कर देता है, बदनाम कर देता है। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना
कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब कुकर्म की ओर अग्रसित होता है और वो अपने साथ साथ पूरे लोगों को उसकी तरफ झोंकने का काम करता है, तब उसके लिए कार्य होता है एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। विद्यार्थी जीवन की बात करूँ तो दोस्तों एजुकेशन के तरफ कक्षा के अंदर अगर एक कोई बच्चा ऐसा गंदा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, क्लास के अंदर हमेशा उपद्रव करने का ही प्रयास करता है और करेगा, और अपने जैसा ही दूसरे बच्चों को अपने जैसा बना लेगा। तब अपन कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती। क्या कहा? एक मयान में दो तलवार नहीं समा सकती, जिसका अर्थ है एक स्थान पर दो समान वर्चस्व की प्रतिद्वंदी नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा होशियार है, अच्छा है, चतुर है, कुशाग्र बुद्धि है, वैसा का वैसा अगर और कोई कुशाग्र बुद्धि वाला आ जाता है तो दोनों एक ही जगह पर टिक पाना असंभव है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की नुक्ताचुनी करने में लगे रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक मयान में दो तलवार नहीं आ सकती है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। जब कठिन काम हाथ में लिया है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों कमर कस लिए हैं, हमने कलम रूपी हथियार उठा लिया है, अब चाहे कुछ भी हो, जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम अपने हथियार को छोड़ेंगे नहीं। जब ओकड़ी में सिर दे दिया है तो धमके से काहे का डर है, यानी कि धमका बोले तो मूसल। अगला देखिए दोस्तों, अगला चलते हैं अपन, ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछा बोले तो जिस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो सही नहीं है, वो छोटी छोटी बात पे मतलब अपन को दो बात सुना दे जो अनावश्यक है, उसे कहते हैं ओछा व्यक्ति। प्रीत का मतलब होता है प्यार, तो ऐसे लोगों का जो प्यार होता है ना वो बालू की भीत की तरह होता है। बालू की भीत का मतलब है दोस्तों कि रेत की दीवार, और रेत की दीवार क्या होती है, क्षणभंगुर होती है, कब गिर जाए कोई पता नहीं। तो नीच व्यक्ति की मित्रता क्षणिकी होती है, किस समय वो मित्रता तोड़ दे कुछ पता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ओछे की प्रीत बालू की भीत। नेक्स्ट देखो, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, अर्थात थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। दोस्तों अगर प्यास लगी है, अगर ओस गिरी है, ओस को चाटने से कोई प्यास बुझने वाली नहीं है, प्यास तो पानी से ही बुझेगी। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि थोड़ी वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, कंगाली में आटा गीला, मुसीबत पर मुसीबत आना। अगर दोस्तों आज के समय की बात करूं मैं तो पाकिस्तान के हालात देख लो, एक तो उसके पास कुछ है नहीं, और है भी तो वो उसको अपने भारत देश के ऊपर युद्ध करने के लिए चल रहा है। तो एक तो वैसे ही भुखमरी फैल रही है और इस युद्ध के बाद भुखमरी और ज़्यादा फैलेगी, इसलिए उसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। दोस्तों अगला देखो, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती के कुनबा जोड़ा। यानी कि दोस्तों बेमेल, बे उपसर्ग है, बे बोले तो बिना, बिना मेल की वस्तुओं का जब आप संग्रह करते हो, बिना मेल की वस्तुओं का संग्रह, तो उसके लिए होता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती के कुनबा जोड़ा। ऐसे कुनबे को नहीं जोड़ा जा सकता दोस्तों अमेल व्यवहार से। अमेल वस्तुओं को एकत्रित कर सकते हो लेकिन उससे कुनबा नहीं बनेगा, ध्यान रखें। अगला देखो, काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। काठ का अर्थ होता है दोस्तों लकड़ी, और जब आग पर लकड़ी की उस हंडिया को लगाओगे रखोगे तो नेचुरल है थोड़ी देर बाद वो भी जल जाएगी। इसीलिए कहते हैं काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, जिसका अर्थ होता है दोस्तों छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता।
अगर आप छल कपटता वाला व्यवहार करके अगर आप सोचते हो कि मैं ये कार्य पूर्ण कर लूँगा, तो यह आप लोगों की बिल्कुल कह रहा हूँ गलत फहमी है, बिल्कुल नहीं चलेगा। छल कपट से आप एक बार अपना उल्लू साध लोगे, जैसे कि आपने बड़ी मिन्नत की कि यार मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, भगवान की कसम, भाई की कसम, मैं जल्दी लौटा दूंगा 2 महीने के भीतर भीतर, नहीं तो मेरे लिए मरने का अलावा कोई चाह नहीं। चलो हमने उसको उसकी मतलब स्थिति को देखकर हमने कहा चल भाई कोई बात नहीं, तू रो मत, ये ले पैसे ले जा, तू काम कर ले। लेकिन अब देखो दोस्तों, वापस पैसे मांगने की बारी आती है तो वो बिल्कुल मना कर देता, अब मेरे पास नहीं है, आएंगे तब दे देंगे, खा के जा रहे हैं। तो भैया ये छल कपट व्यवहार आप एक बार कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम अगर पैसे मांगोगे तो आपको कौन देगा? कोई देने वाला नहीं है। काबुल में क्या गधे नहीं होते? तो ध्यान रखना, बुराइयां बोले तो अपवाद आपको सब जगह मिलते हैं, अर्थात अपवाद बुराइयां आपके सब जगह पाई जाती है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपको अपवाद नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता है क्या काबुल में गधे नहीं होते? गधे सभी जगह होंगे। का वर्षा जब कृषि सुखाने, क्या कहा? का वर्षा जब कृषि सुखाने, अर्थात हानि हो जाने के बाद उपचार करने से क्या लाभ? देखिए दोस्तों, समय रहते अगर किसी चीज़ का अपन उपचार कर लेते हैं तो उससे हम बचा सकते हैं। जैसे कि देखो फसल की होती है तो फसल के भी ध्यान का समय रहता है, अगर अपन उसका प्रबंध कर देते हैं तो फसल अच्छी मिलेगी। और जब फसल खराब हो जाए, पूरी वो नष्ट हो गई, अब हम प्रयास करते हैं कि इस नष्ट की हुई फसल को हम पुनः बचा सकें, तो भैया ये संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। वो प्रयास विफल है आपका। कहते हैं ना कि समय रहते, जैसे कि अगर अपन के भी हानि हो जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, समय रहते हमने उसको अस्पताल पहुंचा दिया तो उसके प्राण बच सकते हैं। सोचा यार क्या करेंगे, पता नहीं कौन है कौन नहीं है, फिर मन ने कहा यार जो भी है छोड़ो ना, अब इसको लेके तो चले मानवता के नाते। लेकिन दोस्तों, इतना सोचने विचारने में आपने 1 घंटा खराब कर दिया और इस 1 घंटे के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई। अब भले ही उस मृत व्यक्ति को आप अस्पताल ले जा रहे हो अपनी मानवता के लिए कि नहीं यार बच जाए, अरे बचेगा क्या? और जब डॉक्टर ये कहता है कि काश आप इसको 1 घंटे पहले ले आते तो इसके प्राणों को हम 100% बचा लेते। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति के लिए होता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी हानि हो जाने के बाद अगर आप कोई कार्य करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं ताकि इसका आगे वाला पार्ट आपके सामने लेके प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।